हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं बच्चों आपके साथ। बच्चों, आप पूछ ही रहते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम्स में हमें किस तरह से लिखना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट हमारा कैसे होगा, हमको कौन से क्वेश्चन से पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स के थे। तो उसी के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि आपको किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में लिखना है, क्या क्या चीज़ों को याद रखना है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं बट जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हो अपने एग्जाम का टाइम। ओके, तो ये हम देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन का सिलेक्शन स्टूडेंट्स। अब तीन टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं। एक आपको इजी लगते हैं कि ये तो मैं भी कर लूँगा, ये तो बिल्कुल डन डना डन हो जाएगा मुझसे और मुझे इसमें कोई गलती नहीं होगी, फुल मार्क आएंगे इस क्वेश्चन में। वो वाले जो कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं। पहले वही क्वेश्चंस करने हैं, हमेशा एग्जाम में वही क्वेश्चंस करने हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि इतना 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 पेपर मैंने कर लिया है और वो फटाफट फटाफट होता है, क्योंकि आपका ना थॉट प्रोसेस में आपका ज़्यादा दिमाग नहीं जाता। आपको पता होता है इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, तो वो आप फटाफट फटाफट कर देते हो। तो आपको इजी क्वेश्चंस पहले करने कि हाँ मैं इजी क्वेश्चंस पहले करूँगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, इतना तो मैंने कर लिया, आप ठीक है। इसके बाद मीडियम वाले क्वेश्चंस पे आपको जाना है। मीडियम वाले जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से तो नहीं पता होता है, लेकिन आपको उसका आसपास का सारा आइडिया होता है और आप बहुत कुछ उसमें लिख सकते हो। अगर आपको ये पता है कि उसमें आपके पूरे 100 मार्क्स तो नहीं, 100% मार्क्स तो नहीं आएंगे, लेकिन आप 70% मार्क्स तक तो उस मीडियम टाइप के क्वेश्चन में कवर कर सकते हो। तो वो मीडियम वाले क्वेश्चन आपको ईजी के बात करने, और हार्ड क्वेश्चन जो हैं, जो आपको लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, इसी को तो मैंने स्किप किया था और अब यही आ गया एग्जाम में उठ कर। तो उस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिनको आपसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिनसे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उन क्वेश्चंस को हमको एकदम लास्ट पे करना है जब हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, इजी और मीडियम कैटेगरी वाला। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए क्वेश्चंस का। ओके, तो ऐसे आप करेंगे, पहले तो easy, then medium, then hard questions. Okay, then importance of last page ये है ना, बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं लोग। तो never underestimate the power of last page। इस पर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरा जो रफ वर्क है वो मेरा कोई टीचर या एग्जामिनर नहीं देखे, तो उस केस में आप पेंसिल से करो उसको और फिर इरेजर से मिटा देना बाद में, अगर टाइम बच जाए तो उसमें आपको फॉर्मूलाज आप लिख सकते हो, इक्वेशंस लिख सकते हो इंपॉर्टेंट। कभी कभी बच्चों क्या होता है ना, जैसे मैं भी करती थी कभी कभी ऐसे कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, उसमें कोई फॉर्मूला है, वो मुझे बहुत मुश्किल से याद होता है, मैं हमेशा उसमें एक गलती कर देती हूँ, मुझे पता है ऐसा है होगा ही अगर मैं थोड़ा सा भी स्किप करी तो मैं क्या करती थी कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को या सब टॉपिक को मैं जल्दी से, जैसे मुझे पेपर वगैरह मिलता था ना, मैं पीछे लिख लेती थी। ठीक है, तो मैं उसे लास्ट पेज पे लिख लेती थी पेंसिल से, और वो मुझे श्योर हो जाता था, मैं टेंशन भी चली जाती थी कि हाँ ये यही है, ये 3/4 ही है, ये 4/3 नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो, कुछ फॉर्मूलाज जो टिपिकल हो, इक्वेशन जो केमिस्ट्री की हैं आपकी, और ये केवल फर्स्ट में जाते ही वाली बात नहीं है बच्चों। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है ना कि आपने देखा होगा, आप जब पेपर लिखते रहते हो ना, जब लिखते रहते हो तो आपको कुछ याद आता है कि दूसरे क्वेश्चन में जो उसमें पूछा हुआ है उसमें ये वाला भी है एक टॉपिक, तो इसको भी आप लिखोगे, या ये वाली इक्वेशन है जो टफ सी थी बट आपको एकदम से रिमाइंड हुई कि ये वाली है, बट आप जब वापस उस क्वेश्चन को करने बैठते हो ना, आपको वो पॉइंट ही याद नहीं आता। आप लिख के ले लो, मुझसे बहुत सी बार होता है ऐसे कि वो पॉइंट ही याद नहीं आता। तो हमको क्या करना है कि अगर ऐसा थोड़ा भी डाउट है कि ये हम बाद में भूल सकते हैं, ये बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, तो हमें क्या करना है, वो पीछे लिख लेना है। इस तरीके की चीज़ें हमें पीछे लिख लेनी है। ईयर्स वगैरह होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज करते हैं कि एसएसटी में स्पेसिफिकली, तो उसमें कुछ टॉपिक होते हैं उनके ईयर हम ऐसे रट के आते हैं बिल्कुल, और वही हमें दिख जाता है कि ये रहा वो क्वेश्चन जिसमें ये वाला ईयर आएगा, और बट वो आपको भी बाद में करना है, क्योंकि अभी तो आप इजी वाले क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। फटाफट से आपको 2 सेकंड लगेगा पीछे उसको लिखने में, बस वो आपको लिखना है, ये भी नहीं लिखना किसका क्वेश्चन क्या हो, कि जैसे आप उसको देखोगे ना वो आपको पता तो चली जाने वाला है। तो इस तरह की चीज़ें आप लास्ट पेज पे लिख सकते हो। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर लास्ट पेज। ओके,
देन यूज सिंबल्स। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने कर दिए, डन डना डन हो गए, ये बेसिकली वही इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। तो ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल हो गए, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए। सेकंड क्वेश्चन होता है जो पार्शली डन है, मतलब ये आपने कर तो दिए हैं बट इसमें स्कोप है, अभी आप इसको और लिख सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मिसिंग है, तो आपने वो पार्शली डन के लिए भी एक अलग सिंबल बना लिया, आपने डन के लिए डबल राइट बना लिया, आपने पार्शली डन के लिए केवल एक राइट क्वेश्चन पे लगाया है। कुछ क्वेश्चन हैं जो रॉन्गली डन है। अब बेसिकली क्या होता है ना बच्चों, मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, कभी कभी तो केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करते हैं और हम बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हमें वो आता है, वो इजी है, बट हमारा माइंड कैसा होता है ना कि ये तो इजी है, ये तो मैं वापस करके देखता हूँ, मुझसे हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, जैसे बहुत बार ऐसा हो जाता है, जैसे आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाबा 6 बोल रहे हो, 3 3 6, 3 3 6 होते हैं, 3 6 6, अब वो मल्टीप्लाई करना है, वो एडिशन नहीं करना है, लेकिन आप ऐसा आप एकदम उस गलती को बार बार दोहराते रहते हो उस पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम में। तो अगर आप उसे कितनी बार कर लोगे, लेकिन इस सिली मिस्टेक की वजह से वो बार बार गलत ही होगा। अब ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसा बहुत बार अलग अलग चीज़ों में हो जाता है। तो आप उस टाइम के लिए उसको छोड़ दो, वो गलत हो गया चलो ठीक है, उसको बोल दो कि हाँ ठीक है हो गया गलत, उस पर एक क्रॉस मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। और जो आप नहीं कर रहे हो, अभी तक नहीं करो, उसके ऊपर कुछ भी मार्क मत करो। तो जो आपने रॉन्गली डन किया उसके ऊपर क्रॉस मार्क कर दो, आपको पता रहेगा कि आपने किया है लेकिन नहीं किया है, गलत किया है, ठीक है। तो आपको ये बाद में देखना है। तो आप जब 2-4 क्वेश्चंस कर लोगे, आपका सारा का सारा पेपर हो जाएगा, उसके बाद आप देखोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हैं, कौन कौन से आपको बिल्कुल नहीं आए। तो ये रॉन्ग वाले जो है ना, जो रॉन्गली डन वाले थे, इनको वापस से यू कैन गिव इट अ ट्राई, आप वापस से देख सकते हो। और बहुत सी बार फिर ये होता है कि हाँ देखो ना, मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 6 लिख रहा था, वो तो 9 था, ठीक है। तो तब आपको पता चल जाता है। ओके, तो ये आपको कैटेगरी रखनी है सिंबल्स की कि डन है, पार्शली डन है, रॉन्गली डन है। और ताकि, क्योंकि जब आप एग्जाम को जब खत्म कर रहे हो, 3 आवर्स आपके कंप्लीट होते हैं, तो 15 मिनट वाला आपको स्पेयर टाइम मिल जाता है, जिसमें आपको रीचेक करना पड़ता है सारी चीज़ों को। उस टाइम पे ये सिंबल्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं बाद में लगा, नहीं नहीं, पहले जैसे स्टार्ट करो क्वेश्चन को लिखना, उसको करो राइट, और फिर लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। ये हमें करना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एकदम कूल माइंड होके हमें ये काम करना है। ओके, हमारा जितना भी पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं, ओके। और अब नहीं हम बुक खोल के पढ़ सकते हैं, और जैसा पेपर आना था, इजी है तो सबके लिए इजी है, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। तो इस स्पिरिट के साथ आपको ये मतलब जो आपका पेपर है उसे करना है कि मेरे लिए इजी है तो सबके लिए इजी है, मेरे लिए हार्ड है सबके लिए हार्ड है, मुझे तो जो क्वेश्चन में आ रहा है मैं वो करूँगा। आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो जितना मुझे आता है सब मैं इसको बता दूंगा कि हाँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। एग्जामिनर को मान के समझो उनको कुछ नहीं आता, आप उनको सारी चीज़ें बता रहे हो एज अ टीचर, आप उनके टीचर बन जाओ अब, क्योंकि आप सोचते हो कि ये तो टीचर को पता ही होगा, ये नहीं लिखना, नहीं नहीं, सब कुछ लिखना है जो आपको पता है। देन डायग्राम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके किसी भी जैसे बायोलॉजी के अंदर काफ़ी डायग्राम्स होते हैं बच्चों, फिजिक्स में भी डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। मैथ्स में भी अगर आप ज्योमेट्री साइड में जाओगे तो आपके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन को आप उसी तरीके से समझाते हो, सर्कल्स वगैरह में भी। तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें बहुत प्रॉपरली करो। अब बच्चे 2 कैटेगरी के होते हैं, एक बच्चों की बहुत अच्छी ड्राइंग होती है, उनको वो तो मतलब अगर कांटे भी अगर ड्रॉ करते हैं तो वो फ्लावर्स जैसे लगते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जिनके फ्लावर्स भी, मतलब अब मैं आगे नहीं बोलूँगी। तो उसमें क्या होना चाहिए बच्चों की, अगर आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप अच्छा डायग्राम बनाओ, उसको लेबल ज़रूर करो, वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी ड्राइंग आपकी थोड़ी-सी ऐसी है तो आप उसको एकदम प्रॉपर्ली और ज़्यादा अच्छे तरीके से सलीके से उसको लेबल करो, ताकि एग्ज़ामिनर को तो ये तो चाहेगा ना कि हाँ ड्राइंग इसकी थोड़ी-सी कम ज़्यादा है, बट इसको पता है कि कौन से पार्ट को आप क्या कह रहे हो, क्या समझाना चाह रहा है, वो बच्चे को पता होना चाहिए। ये चीज़ टीचर को समझ में आनी चाहिए, जो एग्ज़ामिनर है उसको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आपके डायग्राम्स उसके ऊपर बहुत ध्यान दो, और प्रैक्टिस तो आपने कर ही ली है, तो रिवीजन में भी ध्यान रखना अपने डायग्राम्स का। अंडरलाइन बच्चों टॉपिक को करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आपको ये अलग से नज़र आ रहा है क्योंकि अंडरलाइन है। तो जो सब टॉपिक्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके पूरे उसमें, उसको आप अंडरलाइन करो, ठीक है। और इसके अलावा जब भी आप एक सब टॉपिक से दूसरे सब टॉपिक पे जाओ तो बीच में एक लाइन का गैप रखना चाहिए आपको, ताकि वो अलग से नज़र आए, ओके, टीचर को। देन पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन,
जहाँ पर भी आपको चीज़ों के लिए डिस्क्राइब करने के लिए बोला है, उनके बारे में बताने के लिए बोला है, तो आप क्या पूरा-पूरा पैराग्राफ लिख लेते हो? नहीं, 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 नहीं। कट करो उन्हें, पॉइंट वाइज़ बनाओ उनको, वही पॉइंट को अंडरलाइन करके प्रॉपर्ली लिखो। और एसएसटी में थ्योरेटिकल पेपर्स जो हमारे होते हैं, उनमें ये तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, ये बहुत यूज़फुल टेक्निक है आपके नंबर्स को बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये आपको करना होता है। हिंदी और इंग्लिश में भी आप इसे बहुत गिव इट अ ट्राई, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद डेट हाइलाइट। एसएसटी में जिन बच्चों को डेट्स याद आ जाती हैं, आई एम थोड़ा सा नॉट गुड विद द डेट्स, बट जिन बच्चों को डेट्स याद हो जाती है ना एसएसटी में, इसीलिए मुझे एसएसटी थोड़ा कम पसंद था बच्चों। ओके, सो जिन्हें डेट्स याद हो जाती है उनको डेट्स को एकदम हाईलाइट करके लिखना चाहिए कि देखो मैंने तो अभी डेट्स भी याद करी हैं, सारी चीज़ें याद की हैं, नंबर मुझे दे दो। थोड़ी सी वैसे हो जाती है, थोड़ी सी बटरिंग टाइप्स हो जाती है ये डेट्स, तो इनको भी प्रॉपरली, ये चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आपको अंडरलाइन करना है, डायग्राम प्रॉपर बनाना है, पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन देना है और डेट को हाईलाइट करना है। ये चीज़ें हैं और ये सब कैसे करना है, एकदम कूल माइंड होके कि हाँ ठीक है, मैं सब हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। देखो बिल्कुल कट कर रखा है मैंने, ये एग्जाम में बिल्कुल मत करो। बहुत बार रिग्रेट होता है हमें एग्जाम के बाद कि हमने ऐसा कर लिया ना, इस वजह से हमारा टाइम खराब हो गया। तो जो आपकी शॉर्ट फॉर्म से एक तो वो आप नहीं लिखोगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये शौक है शॉर्ट फॉर्म सीखने का, तो पूरा का पूरा लिख लो, उसके बाद उसके एब्रिविएशन ब्रैकेट में लिख लो, तो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ट्रिक्स तो आप करते ही होंगे, तो ये वहाँ पे भी ध्यान रखना है हमें बोर्ड एग्जाम्स में। तो शॉर्ट फॉर्म हमें नहीं लिखना है। प्रायोरिटी टफ क्वेश्चंस की बिल्कुल नहीं रखनी है हमको। हमें एग्जामिनर को ये नहीं बताना है कि हम मेरे को इतना दिमाग है कि हम इतना टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब तो हमें नंबर दो। नहीं नहीं, अगर वो 5 नंबर का टफ क्वेश्चन के चक्कर में आपने 10 नंबर के ईजी क्वेश्चन को जो आपको बहुत अच्छे से आता था वो गंवा दिए, तो कोई मतलब नहीं है बच्चों। अगर आपको 5 के 5 मार्क्स उस हार्ड को अटेम्प्ट करने के मिल गए तो नहीं है ना कोई यूज। तो आपको कोई टफ क्वेश्चन को या हार्ड क्वेश्चन को प्रायोरिटी देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे एकदम सबसे लास्ट पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करेंगे। नाउ स्टिक टू वन क्वेश्चन, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो मैंने बताया था आपको बहुत बार होता है, इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा, वापस से ऐसे कैसे नहीं आ रहा, इतना इजी मुझे पता है अभी आ जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। उस टाइम पे हो सकता है आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, उसको कूल माइंड से आप बाद में करोगे, वो आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसके कॉन्सेप्ट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन वर्सेस आंसर, बहुत सारे बच्चों का ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम जिस पर्टिकुलर पैटर्न में हमारे क्वेश्चन आए हैं, जिन सीक्वेंस में हमारे क्वेश्चन आए हैं, हमें उन्हीं में आंसर करना चाहिए ना, उससे एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर क्वेश्चन के सेपरेट मार्क्स मिलते हैं, उनके ऑर्डर्स से उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चन अच्छा लगता है, जो आपको क्वेश्चन है कि मैं जल्दी से भी कंप्लीट कर लूँगा, ये मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे, इसमें बहुत ईजी भी लगता है मुझे, फटाफट से मैं कर लूँ, वो वाले क्वेश्चंस आपको प्रायोरिटी पे देने हैं। जो मैंने आपको ईजी हार्ड मीडियम टेक्निक बताई है उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑर्डर है क्वेश्चन का, आंसर का, वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको आप ऑर्डर को इधर उधर करोगे तो आपके कुछ नंबर नहीं कटेंगे वो। ठीक है, तो आप बिंदास होके आपको जैसे लिखना है आप लिखो। ठीक है, देन रीचेक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस चेक करने हैं और आंसर्स चेक करने हैं। क्वेश्चंस में ये चेक करना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपने कल तो लिए हैं। आंसर्स में ये चेक करना है कि जो जो भी आपने आंसर किए हैं वो कंप्लीट तो किए हैं ना, और कंप्लीट तो किए हैं, उसके बाद वही क्वेश्चन वही आंसर नंबर तो आपने लिखा है ना जो बेसिकली उस क्वेश्चन का है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल एकदम सरसरी निगाह से जैसे देखते हो आप, बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें लाइटली में आप उसको देख लो कि कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया ऐसा जो आपको बहुत अच्छे से आता था, या कोई आंसर का सीक्वेंस तो आपने ऐसा तो लिख दिया ना कि वो आंसर नंबर है तो 5 लेकिन आपने 6 बना के उसको लिख दिया है। तो इन चीज़ों का आपको चेकलिस्ट रखनी है। इसके अलावा भी एक चीज़ है हमारे पास, चेकलिस्ट। ओके, तो हैव अ चेकलिस्ट ऑन योर डेस्क। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपका जो स्टडी रूम है उसी में ही आप एक पेज बना लो अपने हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दी हैं, बट दिस इज़ नॉट द ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू रिक्वायर। लाइक जैसे आपको वाटर बॉटल भी चाहिए या इस तरह की चीज़ें, तो वो आप एक कॉमन जो चेकलिस्ट होती है ना, वो अपने डेस्क पे ही लगा लो। तो जैसे ही आप रखोगे ये सामान, तो पेंसिल है, रबर, स्केल है, अगर मैथमेटिक्स का पेपर है, ज्योमेट्री वहाँ पे रहेगी, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें डिवाइडर, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, स्केल, रबर, इरेजर, आपका शार्पनर और पेंसिल भी एक एक्स्ट्रा पेंसिल छोटी वाली, ताकि उसको आप लगा सको कंपास में और आपका काम कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको
अपनी चेकलिस्ट में लिखनी है। आपको जो-जो भी याद आए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, वो अभी से बना के उस पे कर लो पेस्ट। तो जैसे भी आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो फटाफट से जैसे कुछ मुँह मीठा वगैरह करके आप जाओगे तो आपकी ये जो चेकलिस्ट है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपने कुछ भी नहीं भूला है, कोई माइंड में टेंशन नहीं रहेगी और लास्ट टाइम पे जाके याद ही नहीं आएगा, ये नहीं याद आएगा कि ओफ़ो! मैं अपना इरेज़र लाना तो भूल ही गई। ओके, ये नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, तो ये सारी चेकलिस्ट है बच्चों आपकी। This is about all the things you have to take in your brain कि आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। और कोई कन्फ्यूज़न है आपको? अगर और कोई कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ तो उसको भी आंसर करते हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू योर बेस्ट इन योर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।